हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहां आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ तक कि जितने भी हमने एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल्स, इंट्रोडक्शन सब कर लिए हैं, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एज वेल एज सभी चैप्टर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप जाके प्लीज गो थ्रू कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज 13। A and B are two events such that probability of A is not equal to 0. Find probability of B by A if A is a subset of B. Number 2, A intersection B is 5, मतलब कि empty. तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है probability of B by A. So हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है probability of B by A का बिल्कुल स्टार्टिंग में। क्या होता है probability of B intersection A डिवाइड में probability of A, जो भी डिवाइड में होता है यहाँ पर, ठीक है। नाउ एज इट इज गिवन दैट A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, तो यहाँ मैं आपको समझाना चाहूंगी इफ A इज अ सबसेट ऑफ B मतलब कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन B। जैसे फॉर एग्जांपल A के अंदर एलिमेंट्स A B हैं और B के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो A B C हैं। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन B, दैट मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ B। तो अगर मैं इनका A इंटरसेक्शन B करती हूँ तो दोनों में कॉमन निकालूं तो क्या निकलेगा? A और B निकलेगा। अगेन A इंटरसेक्शन B, इन दोनों का A B है, वो किसके इक्वल हुआ? A सेट के इक्वल हुआ, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन A लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, लिख सकते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आई है? A के। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A 1 के इक्वल आती है इफ A इज अ सबसेट ऑफ B। सिमिलरली अब यहाँ पर क्या है? अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A निकालना है आपको, तो क्या फॉर्मूला रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। सो इनका इंटरसेक्शन ही एम्प्टी है, यानी कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो अगर उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। सो 0 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A विच इज इक्वल टू 0। सो ये 0 हो जाएगा अगर उनके इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट केस में ये हो जाएगा इसका आंसर 1। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन। Number 1, find the probability that both children are males if it is known that at least one of the children is male. तो यहाँ पर देखो, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स। ये निकालनी है आपका प्रोबेबिलिटी। इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ एटलीस्ट चिल्ड्रन इज मेल, तो यहाँ पर एक कंडीशन लग चुकी है। प्रोबेबिलिटी तो हमें एक ही निकालनी थी, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लग चुकी है, तो यानी कि यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, तो पहले में दोनों मेल हो सकते हैं, पहले में मेल दूसरे में फीमेल आ सकती है, पहले फीमेल फिर मेल आ सकता है, ये दोनों फीमेल फीमेल आ सकती हैं। ये हो गया सैंपल स्पेस आपका। नाउ लेट ई इज द इवेंट जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स। बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स क्या होगा? एम हो गया। नाउ एफ इज द कंडीशन। सो व्हाट इज द कंडीशन? दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, कम से कम एक चिल्ड्रन मेल हो। कम से कम का मतलब दोनों भी मेल हो सकते हैं और कम से कम एक तो मेल होना ही चाहिए, ऐसा ना हो दोनों फीमेल हो जाए। ये आ गया आपके पास कंडीशन, ठीक है। तो ये भी हम फर्स्ट कर रहे हैं। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, सॉरी बोथ चिल्ड्रन आर मेल। कंडीशन इज कम से कम दोनों में से एक मेल हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? E इंटरसेक्शन F, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। और ये फॉर्मूला जब F इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ये हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन E इंटरसेक्शन F डिवाइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन F। ये हमने स्टार्टिंग में किया हुआ है। नाउ लेट्स फाइंड E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F में तो सिर्फ MM ही कॉमन है, दैट इज 1 इसकी आउटकम है। इसकी आउटकम कितनी है? 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी हो गई 1 और ये होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F। क्लियर है ये बात? ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं अब इसका। सेकेंड पार्ट में क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स, यानी कि E इज द इवेंट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स, FF।
इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, यानी कि कंडीशन आपको दे रखी है एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, एल्डर चाइल्ड यानी कि पहले फीमेल हुई, ये कंडीशन और ये कंडीशन आ जाएगी. सो दैट इज FM and FF. Here F is not equal to 0, so you can directly apply the formula of E by F का number of elements present in E intersection F divide by number of elements present in F. Let's find E intersection F, that is FF है दोनों के अंदर, तो वो कितने हो गए 1 हो गए. So here is 1 and here इसके कितने एलिमेंट्स हैं 2 हैं, तो हो गया 1/2. तो ये आ जाएगी दूसरे की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, सो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेस में की थी. राइट तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर. A gray-haired person is selected at random. What is the probability that this person being male? Assume that there are equal number of males and females. तो सबसे पहले यहाँ पे ना आपको देखने से पता होना चाहिए कि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगनी है या फिर यहाँ पर बेस थ्योरम वाली प्रोबेबिलिटी लगनी है. ठीक है, देखो बेस थ्योरम कहाँ लगती है, जहाँ आपको दो कंडीशन दी होती है प्लस रिवर्स प्रोबेबिलिटी. या तो हमें दो कंडीशन से समझ में आता है या फिर कई बार उल्टी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो वहां पे समझ में आता है कि बेस थ्योरम लगने वाली है. तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि सबसे पहले ये देखो, ये लाइन अगर पहले लिखी होती ना तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहता कि हम मानते हैं कि सबसे पहले यू हैव इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स कहीं बैठे हुए हैं. ठीक है, उनमें से 5% मैन और 0.25% वुमन के ग्रे हेयर हैं. अब एक ग्रे हेयर पर्सन को आप रेंडमली सिलेक्ट करते हो, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट दिस पर्सन बीइंग मेल. तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन बन गई आपके पास, एक तो मेल हो और एक ग्रे हेयर पर्सन हो. ठीक है, उल्टा पहले आपको दे रखा था ना मैन विद ग्रे हेयर पर्सन दे रखे, अब यहाँ पे उल्टी पूछ ली गई. तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी से भी आप जान सकते हो कि यहाँ पर बेस थ्योरम लगने वाली. तो आप पेपर में तो ये नहीं बोला जाएगा ना कि इसमें ये थ्योरम लगाओ या वो फॉर्मूला लगाओ, तो ये आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा. तो अब यहाँ पे हम इवेंट्स लिखने वाले हैं. इवन इज द इवेंट कि वो क्या है कि मेल सिलेक्ट हुआ है, एंड E2 इज द इवेंट कि वो फीमेल सिलेक्ट हुई है, एंड A इज द इवेंट कि वो क्या है, ग्रे हेयर्ड है, ग्रे हेयर्ड पर्सन है. इजी हो गया अब तो, है ना. तो अब क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मेल विथ ग्रे हेयर. तो फॉर्मूला लगा दो बेस थ्योरम का, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2. ओके, तो अब इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं. अब उन्होंने बोला है कि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी मेल फाइंड करने की, 50% होगी और 50% ही फीमेल है. तो 50% को क्या लिख सकते हैं 1/2 और फीमेल के लिए भी 50%, तो वो भी क्या हो जाएगी 1/2. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ग्रे हेयर्ड पर्सन मेल है. तो ग्रे हेयर्ड पर्सन मेल, तो ग्रे हेयर्ड पर्सन मेल क्या है 5%, सो 5%. ओके, नेक्स्ट क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ग्रे हेयर्ड पर्सन है वो फीमेल है, 0.25%, 25 एंड पर्सन के लिए 100. सो एक और हटा देंगे पॉइंट, 1/100 एक और लग जाएगा. ठीक है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/20. इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे 4, ये हो जाएगा 1/400. ठीक है, इन सब की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ मेल जिसके ग्रे हेयर्ड है, अब वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, 1/2 इंटू 1/20, 1/2 इंटू 1/20 प्लस 1/2 इंटू 1/400. सो दिस इज 1/40, 1/40 प्लस 1/800. सो 1/40, यहाँ पर 800 हम एलसीएम ले सकते हैं, इसको इससे कैंसिल किया, ये आ गया 20 प्लस 1. ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/40 इंटू 800/21. इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये हो गया आपका 20. सो दिस इज 20/21 इज योर आंसर. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ. तो अब करते हैं क्वेश्चन फोर्थ. Suppose that 90% of people are right-handed. What is the probability that at most 6 of a random sample of 10 people are right-handed?
तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जितना मैथ्स आपने 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा, सब एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा कि यस हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बोला है कि मान लो 90% जो पीपल हैं वो राइट हैंडेड है। तो अब सबसे पहले आप जो आपको दे रखा है ना, आप उसी के ही बारे में निकाल लो। जैसे कि प्रोबेबिलिटी कि पीपल जो हैं वो राइट हैंडेड पीपल है, ठीक है। सो लेट इवन बी द इवेंट कि वो क्या है, राइट हैंडेड पीपल हैं, राइट हैंडेड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी हो गई आपके पास, 90%, दैट इज 90 अपॉन में 100, दैट इज 0.9। सो सेकेंड इवेंट क्या हो जाएगा आपका कि वो लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है। सो लेफ्ट हैंडेड हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट हैंडेड। अगर राइट हैंडेड नहीं होंगे तो वो लेफ्ट हैंडेड ही होंगे डेफिनेटली, तो विच इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू 1। सो दिस इज 0.9, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ गया आपके पास, 1 माइनस 0.9। इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.1, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, लेफ्ट हैंडेड पीपल, ठीक है। नाउ आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड। यानी कि 10 में से कम से ज़्यादा 6 लोग जो हों वो क्या हो, राइट हैंडेड हो। ध्यान से समझना इस चीज़ को, हम क्या करने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी कि एट मोस्ट 6 people are right handed। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं ऐसा कर दूं, 1 में से माइनस कर दूं कि प्रोबेबिलिटी कि एटमोस्ट 6 पीपल आर राइट हैंडेड, तो मैं लिख दूं यहाँ पर 7 पीपल आर राइट हैंडेड, ठीक है। राइट हैंडेड के लिए हमने E1 लिखा था, 7 पीपल आर राइट हैंडेड, राइट। और प्लस प्रोबेबिलिटी कि 8 पीपल आर राइट हैंडेड, प्लस प्रोबेबिलिटी कि 9 people are right handed, प्लस प्रोबेबिलिटी कि 10 people are right handed। तो अगर मेरे को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोग जो हों राइट हैंडेड हों, तो वो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 6 people आर राइट हैंडेड प्लस प्रोबेबिलिटी 6 people आर नॉट राइट हैंडेड इक्वल्स टू 1। अगर 6 people आर नॉट राइट हैंडेड है यानी कि 7 people हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं और 10 हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे 1 में से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, राइट। अब इसको हमने लिखना कैसे है, अब हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो दिस इज 1 एज इट इज। नाउ प्रोबेबिलिटी कि 7 लोग जो हैं वो राइट हैंडेड हैं, कितने में से, 10 में से, 10 में से, तो यहाँ पर क्या लगने वाला है आपके पास, कॉम्बिनेशन लगने वाला है यहाँ पर, ठीक है। 10 में से 7 लोग क्या है, राइट हैंडेड है, ठीक है। और राइट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.9। तो आप इसको 9/10 भी लिख लो, ज़्यादा इजी रह जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो NCR A की पावर क्या हो जाएगा, R, और B की पावर, B मतलब जो नहीं है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, N-R, दैट इज 3। अब इस चीज को दोबारा समझ लो, एक तो ये फॉर्मूला होगा NCR A की पावर R, B की पावर N-R, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो ही गया आपके पास। अब इसको समझो क्या है कि 10 में से 7 लोगों का कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया कि वो क्या हो गए, राइट हैंडेड हो गए, ठीक है। राइट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 9/10 है, और वो कितने पीपल हैं, वो 7 पीपल हैं, तो 7 बार हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब 10 में से कितने लोग बच गए, 3 लोग बच गए, और वो 3 लोग की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो लेफ्ट हैंडेड होंगे, तो वो लेफ्ट हैंडेड की होगी 1/10 हो गई। क्लियर है ये बात। अब जैसे आपको ये समझ में आ गया, अब आप मुझे इसका बताओ कैसे लिखोगे कि 10 में से 8 लोग जो हैं वो राइट हैंडेड हैं, ठीक है। अब राइट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और उसकी कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। अब 10 में से कितने लोग बचे, 2 लोग बचे, वो जो 2 लोग हैं वो क्या है, लेफ्ट हैंडेड हैं, ये हो गया। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि 10 में से 9 लोग जो हैं वो राइट हैंडेड हो गए,
ठीक है। राइट हैंडेड की प्रोबेबिलिटी ये, जो कितने हैं, 9 लोग हैं। अब 10 में से 9 लोग तो हो गए, एक बच गया जो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा। लास्ट वाला बताओ, 10 में से 10 लोग जो हो गए वो हो गए आपके राइट हैंडेड हो गए, ठीक है। अब राइट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी 9/10, जो कितने 10 के 10 लोग हैं। और लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी ये, अब लेफ्ट हैंडेड होने के लिए पीपल बचे ही नहीं, तो वो हो गई आपकी 0 प्रोबेबिलिटी। क्लियर है ये बात? अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 10C7, ये हो जाएगा 0.9 की पावर 7 एंड 0.1 की पावर 3 प्लस 10C8 0.9 की पावर 8 एंड 0.1 की पावर 2, फिर 10C9 और 0.9 की पावर 9 एंड 0.1 की पावर 1 प्लस 10C10 0.9 की पावर 10 एंड 0.1 की पावर 0। अब इस पूरे को अगर आपको एक फॉर्म देनी हो तो क्या फॉर्म हो सकती है, 1 माइनस NCR, है ना, ये क्या हो गया 0.9 की पावर r, और ये क्या हो गया 0.1 की पावर n माइनस r। देखो यहाँ अगर 7 है तो यहाँ 3 है, यानी कि 10 माइनस 7 हुआ, यहाँ 2 है यानी कि 10 माइनस 8 हुआ, यहाँ 1 है तो 10 माइनस 9 हुआ, यहाँ 0 तो 10 माइनस 10 हो गया। तो अब इसको हम प्रॉपर कैसे लिख सकते हैं, समेशन यहाँ हम r हो गया, NCR होता है ये, ठीक है, दिस इज r इक्वल्स टू 7, और 7 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, 7 8 9 10, ठीक है। समेशन r गोज 7 to 10, और ये हो जाएगा 10C, और इसकी जगह क्या लगा देंगे हम r, और फिर आ जाएगा 0.9 की पावर, ये r है तो यहाँ पर भी r हो गया, और ये हो जाएगा 0.1 की पावर, ये क्या हो रहा है हमेशा 10 में से हम इसको माइनस करके दे रहे हैं, तो 10 माइनस r, ठीक है। और अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यही आपके पास बनेगा कि आपने पहले 7 पुट करा तो ये सब आ गया, फिर 7 के बाद 8 पुट करा, ये आ गया, कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, 8 के बाद 9 पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब करते हैं क्वेश्चन 5। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके किसी एग्जाम उसमें भी आता है, कंपटीशन में भी आ जाता है। अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ डेज इन ए लीप ईयर। तो लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 366। अब उन्होंने बोले हैं 53 ट्यूसडे, यानी कि हर वीक के अंदर ट्यूसडे आना चाहिए, और एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ वीक्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ वीक्स इन अ लीप ईयर। तो एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करती हूँ तो 7 5 35, है ना, और 1 एंड 7 2 14, तो यानी कि 52 वीक्स हो गए, और कितने रिमाइंडर कितना बचा, 2, तो यानी कि 2 डेज हो गए साथ में। इसको डिवाइड करने पर क्या बनता है, ये बनता है 52 2/7, यानी कि 52 तो वीक्स हो गए, 2 दिन हो गए, डिवाइड में 7 आ गया, ओके। तो 52 वीक्स के अंदर तो क्या है, ट्यूसडे 52 टाइम्स आया ही होगा, राइट। अब बाकी बचे आपके पास ये 2 दिन। अब इन 2 दिन में आपको देखना है कि ट्यूसडे कितनी बार आया होगा। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो सकती है उन 2 दिनों में। देखो 2 का कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, मंडे ट्यूसडे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बन सकता है, अब ये मत बोलना मैम मंडे को फिक्स कर लो, ट्यूसडे मंडे वेडनेसडे। देखो कभी भी ऐसा होगा कि मंडे के बाद वेडनेसडे आ जाए, नहीं होगा ना, इसीलिए तो मंडे के बाद ट्यूसडे, और अगर पहले दिन ट्यूसडे आता है तो अगले दिन क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, और अगले मान लो पहले दिन वेडनेसडे आता है तो अगले दिन थर्सडे आ जाएगा, ठीक है। मान लो पहले दिन थर्सडे आता है तो अगले दिन फ्राइडे आ जाएगा, ठीक है। मान लो पहले दिन फ्राइडे आता है तो अगले दिन सैटरडे आ जाएगा, मान लो पहले दिन सैटरडे आता है तो अगले दिन संडे आ जाएगा,
और मान लो पहले दिन संडे आता है तो अगले दिन मंडे आ जाएगा। अब यहाँ से तो हमने शुरुआत ही की थी कि मंडे पहला होगा तो फिर ट्यूसडे होगा, तो ये आ गई आपकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गई। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी कि इन 2 दिनों में आपको ट्यूसडे मिलेगा। ठीक है, तो इन 2 दिनों में आपको ट्यूसडे मिलेगा। तो ट्यूसडे कहाँ मिल रहा है आपको? ऐसा नहीं कि पहले में आना चाहिए या दूसरे में, उन्होंने बोला इन 2 दिनों में कभी भी आ जाए। तो इन 2 दिनों में जब कभी भी आ रहा है वो तो या तो इस कॉम्बिनेशन में आ रहा है, वो या इस कॉम्बिनेशन में आ रहा है। सो दिस इज 2 फेवरेबल आउटकम, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई? 7। तो 2/7 इज योर आंसर कि एक लीप ईयर के अंदर 52 तो है ही है ट्यूसडेज। ठीक है, अब 53 ट्यूसडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/7 है। सिमिलरली वो कोई भी डे दे सकते थे, वेडनेसडे पूछ सकते थे तो वेडनेसडे का भी 2/7 हो जाएगा, कोई और डे भी पूछ सकते थे, तो आपने उसका यही मेथड रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या कह रहा है। सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस A B C D कंटेनिंग कलर्ड मार्बल्स एज फॉलोज। तो देखो बॉक्स है आपके A B C D और यहाँ पर रेड कलर का मार्बल है, वाइट, ब्लैक। इसको मैं आपको रीड करके दिखाती हूँ कि बॉक्स A के अंदर 1 रेड है, 6 वाइट है और 3 ब्लैक है। B बॉक्स के अंदर 6 रेड है, 2 वाइट है, 2 ब्लैक है। तो इस तरीके से बाकी आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। One box has been selected at the random and a single marble is drawn from it. If the marble is red, what is the probability that it was drawn from box A? Number 1 question. Number 2 question box B. Number 3 question box C. तो यहाँ देखो अब आपको 2 पॉसिबिलिटीज, 2 कंडीशन दे रखी हैं। एक तो मार्बल रेड दे रखा है और अगर हम बॉक्स ए से निकले वो, ठीक है, इस तरीके से जब 2 पॉसिबिलिटीज होती है, 2 कंडीशंस होती है, वहां पे हमारी क्या लगती है? बेस थ्योरम लगती है। राइट, तो क्या करने वाले हैं हम बेस थ्योरम के लिए? सबसे पहले तो इवेंट कंसीडर करेंगे। लेट E1 बी द इवेंट की बॉक्स ए सिलेक्ट हुआ है। लेट E2 बी द इवेंट बॉक्स बी सिलेक्ट हुआ है। लेट E3 बी द इवेंट बॉक्स सी सिलेक्ट हुआ है एंड E4 बी द इवेंट बॉक्स डी सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, एंड लेट ए बी द इवेंट कि वो क्या है? रेड मार्बल है। क्या है? रेड मार्बल। क्लियर है ये बात? नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बॉक्स ए सिलेक्ट हुआ है, यानी कि 4 बॉक्सेस में से एक बॉक्स सिलेक्ट करा तो 1/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स बी तो एक ही है, बाकी टोटल कितने हैं? 4, तो 1/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इज अगेन 1/4। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है कि प्रोबेबिलिटी कि वो बॉक्स ए से रेड निकल के आया है, मार्बल बॉक्स ए से रेड निकल के आया है। तो अब हमें यहाँ पे बेस थ्योरम लगानी। बेस थ्योरम का क्या फॉर्मूला रहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। अब जैसे 4 इवेंट्स हैं तो वही लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E4। क्लियर है ये बात? अब इन सबको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? E1 E2 E3 E4 की तो प्रोबेबिलिटीज हैं ही। अब आपको लेना है प्रोबेबिलिटी कि जो आपका रेड मार्बल है वो आपका फर्स्ट बॉक्स से सिलेक्ट हुआ है। तो फर्स्ट में रेड कितने हैं? 1 है और टोटल कितने हैं? 3 + 6 9 + 1 10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि रेड मार्बल आपका सेकंड बॉक्स से सिलेक्ट हुआ है, बी बॉक्स से। तो रेड इसमें 6 है और टोटल कितने हो गए? 6 + 2 + 2 10 हो गए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि रेड मार्बल आपका थर्ड बॉक्स से सिलेक्ट हुआ है, तो इसके अंदर रेड 8 है और टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। प्रोबेबिलिटी कि आपका रेड मार्बल फोर्थ बॉक्स से सिलेक्ट हुआ है, तो रेड इसमें हो गए 0 और टोटल कितने हो गए आपके? 10 हो गए। तो अब ये सारी वैल्यूज इसके अंदर हम पुट करने वाले हैं, सॉल्व कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बॉक्स जिसके अंदर रेड मार्बल निकल के आया, सो दिस इज 1/4 इंटू 1/10 डिवाइड में 1/4 इंटू 1/10 प्लस 1/4 इंटू 6/10 प्लस 1/4 थर्ड के लिए इंटू 8/10 प्लस 1/4 इंटू 0/10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो ऊपर आ गया 1/40
नीचे आ जाएगा 1/40 प्लस 6/40 प्लस 8/40 एंड ये 0 है, इसको छोड़ देंगे तो ये हो गया 1/40 डिवाइड में दिस इज 7 प्लस 8 15/40 40 से 40 कैंसिल, ये आ गया 1/15 इज द आंसर कि वो फर्स्ट बॉक्स से आपका रेड निकल के आया है। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब बॉक्स बी के लिए निकालना है आपको। सो बॉक्स बी के लिए क्या हो जाएगा? बॉक्स बी, सो प्रोबेबिलिटी कि आपने सेकेंड बॉक्स सिलेक्ट करा है जिसके अंदर से रेड निकल के आया, तो अब इसके अंदर बेस थ्योरम लगा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 डिवाइड में सबका वही लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 probability of A/E2 plus probability of E3 to probability of A/E3 plus probability of E4 into probability of A/E4। अब इन सब की वैल्यूज फटाफट से पुट कर दो। 1/4 इंटू A/E2, A/E2 कितना निकला था? 6/10। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे 6/10 और सबको जब हमने इसको पूरे को सॉल्व करा था, हमने बॉक्स ए के लिए जब पूरे को सॉल्व किया था तो आपके पास आया था 15/40, तो वही हम डायरेक्ट यूज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वही आने वाला है 15/40। ठीक है, तो 40 से 40 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 6/15। फर्दर आप इसको 3 पे कैंसिल करते हो, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, सो दिस इज 2/5 की प्रोबेबिलिटी आपका सेकेंड बॉक्स से आपका रेड मार्बल निकला है, तो दिस इज 2/5। सिमिलरली थर्ड बॉक्स से आपका रेड मार्बल निकला है तो इसमें E3 आ जाएगा यहाँ पर और नीचे सेम होगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज अगेन 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल फ्रॉम E3 इज 8/10, तो यहाँ पे हम 8/10 पुट कर देंगे एंड डिवाइड में तो यही सारा आने वाला है, तो वो कितना था 15/40, वो एज इट इज पुट करेंगे, 40 से 40 कैंसिल, दिस इज 8/15, दिस इज योर आंसर। सो ये हो गया आपका बॉक्स बी के लिए, ये हो गया बॉक्स सी के लिए एंड ये हो गया आपका बॉक्स ए के लिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब करते हैं क्वेश्चन 7, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। Assume that the chances of a patient having heart attack is 40%। किसी भी एक पेशेंट के हार्ट अटैक आने के चांसेस जो हैं वो 40% है। It is assumed that the medication and yoga course reduce the risk of the heart attack by 30%। या तो वो मेडिटेशन करे या फिर वो योगा करे, ठीक है, तो उसके जो चांसेस हैं वो 30% कम हो जाते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स रिड्यूसेस इट्स चांसेस बाय 25%। और अगर वो कोई ड्रग्स लेता है यानी कोई मेडिसिन लेता है तो उसके जो चांसेस हैं वो 25% कम हो जाते हैं। एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, यानी कि पेशेंट जो है, जितने भी पेशेंट्स हैं उन्होंने क्या किया है, या तो वो मेडिटेशन योगा यूज कर रहे हैं या फिर वो ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स मतलब कि मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, और उन दोनों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी सेम है। मतलब मान लो अगर 100 पेशेंट है तो 50 तो मेडिटेशन योगा कर रहे हैं और जो 50 हैं वो क्या कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस द पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक। अब जितने भी टोटल पेशेंट्स थे उनमें से हमने एक पेशेंट को सिलेक्ट करा, उसको हार्ट अटैक सफर कर रहा था, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पेशेंट जो है वो अलाउड है कि वो मेडिटेशन और योगा कर रहा था। तो देखो यहाँ पर भी आपके पास दो कंडीशंस हैं, एक हार्ट अटैक की कंडीशन है और एक है मेडिटेशन योगा। तो यहाँ आपको ऑब्वियसली दो इवेंट इजी दिखाई दे रहे हैं कि या तो वो मेडिटेशन योगा कर रहा है या फिर वो मेडिसिन ले रहा है। सो लेट E1 बी द इवेंट कि जो पेशेंट है वो मेडिटेशन और योगा कर रहा है। ठीक है, एंड E2 बी द इवेंट कि वो क्या कर रहा है, वो ड्रग्स ले रहा है यानी कि मेडिसिन ले रहा है। ठीक है, और इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उन्होंने बोला इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो 1/2 एंड 1/2 पेशेंट की इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको फाइंड करनी है लेट ए बी द इवेंट कि उसको क्या है, हार्ट अटैक है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है बेस थ्योरम से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो तो मेडिटेशन योगा कर ही रहा है
बट स्टिल उसको हार्ट अटैक आ रहा है, तो बेस थ्योरम लगेगी। इसका फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। अब E1 E2 तो प्रोबेबिलिटीज हैं, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, यानी कि उसको हार्ट अटैक आता है अगर वो योगा और मेडिटेशन कर रहा है फिर भी। अब इसको समझो कैसे, देखो हम क्या करेंगे। वो बोल रहे हैं कि मेडिटेशन और योगा करने से उसके जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो 30% कम हो जाते हैं। तो मतलब हम तो यहाँ पे वो ले रहे हैं ना पेशेंट जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, और उन्होंने बोला 30% कम हो जाते हैं लोगों को। यानी कि अगर मान लो 100% लोग हैं, ऑब्वियसली 100% 100 ही लोग होंगे, उसमें से 30% का तो रिड्यूस हो गया रिस्क कि उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो बाकी कितने बचे, 70% को क्या आएगा, हार्ट अटैक आएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने बोला कि ये कौन क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन एंड योगा दोनों कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको 70% हो गया कि उनको हार्ट अटैक आएगा। और स्टार्टिंग की लाइन क्या बोलिए, एज्यूम दैट चांसेस ऑफ द पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक इज 40%, कि उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस ही 40%, यानी कि इन 70 लोगों में से भी 40% लोग ही हैं जिनको हार्ट अटैक आएगा। दोबारा समझो इस चीज को, इट इज एज्यूम दैट अगर मेडिटेशन या योगा कोई करता है तो उनका हार्ट अटैक आने के चांसेस 30% कम हो जाते हैं, और हमें यहाँ पे निकालने की प्रोबेबिलिटी कि वो मेडिटेशन योगा कर रहे हैं फिर भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर 100 लोग में से 30% का तो रिस्क खत्म हो गया मेडिटेशन योगा करके, तो बाकी 70 लोगों का तो अभी भी रिस्क है हार्ट अटैक आने का। और हमें एक जनरल स्टेटमेंट दे दी गई है कि हार्ट अटैक सिर्फ 40% पेशेंट को ही आता है, तो यानी कि उस 70 का भी 40% ही लोगों को हार्ट अटैक आएगा। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे करेंगे 1 माइनस 30%, है ना, यानी कि 1 माइनस 30%, या फिर 100 में से 30% लोग हो गए, है ना, 100% में से 30% लोग को माइनस कर दो, इतने लोगों को हार्ट अटैक आएगा, और उन लोगों का भी ऑफ 40% ही उन लोगों को हार्ट अटैक आने वाला है। ठीक है, ये तो हो गए मेडिटेशन योगा करके और उनका भी 40%, तो ये हो गया 70% ऑफ 40%। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 70% ऑफ 40%, ये खत्म ये खत्म, ये हो गया आपका 28/100। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट अब प्रोबेबिलिटी कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है और वो क्या यूज कर रहे हैं, मेडिटेशन, वो ड्रग्स ले रहे हैं, यानी कि मेडिसिन ले रहे हैं कोई ना कोई। तो उसके लिए उन्होंने क्या प्रिस्क्रिप्शन दी है कि अगर वो कोई सर्टेन ड्रग लेते हैं तो उनके चांसेस 25% कम हो जाते हैं। तो अब अगेन 100 लोगों में से अगर वो लोग मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके 25% लोग को तो नहीं हो रहा है, बाकी 75 तो अभी भी हो रहा है, और उसका भी कितने लोगों को होता है, 40% ही लोगों को हो पाता है, जो एक जनरल स्टेटमेंट आपको दे रखी है। तो इसका भी हम इसी तरीके से लिखेंगे कि 100% में से 25% तो हमने माइनस कर दिए, जो बचे हैं उनका रिस्क है हार्ट अटैक आने का, और उनमें से भी सिर्फ 40% लोगों को ही हार्ट अटैक आएगा। तो ये हो गया आपका 75% ऑफ 40%। सो दिस इज 75/100 इंटू 40/100। तो ये हो जाएगा आपका 75, 25 3 सा 25 4 सा, इसको से कैंसिल कर दिया 10 पे, एक इससे 0 कैंसिल हो गई, ये हो गया 3/10। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, सो करो, दिस इज 1/2, a बाई ये कितना आ गया आपका 28/100, डिवाइड में अगेन दिस इज 1/2, दिस इज 28/100, प्लस दिस इज 1/2, और ये कितना आया है 3/10, 3/10। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 14, ये हो गया आपका 14। ठीक है, और ये हो गया आपका 14/100 डिवाइड में 14/100 प्लस 3/20। इसको कैलकुलेट करते हैं, 14/100 डिवाइड में आप इसका एलसीएम ले सकते हो 100, ये हो जाएगा 14 प्लस 20 को इससे करेंगे तो 4, 4 3 सा 12। ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल, 14/100
इसको प्लस कर दो, दिस इज 26, तो 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 7 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा, सो 7/13, सॉरी 25 ज़ा 100 होगा ना, 25 ज़ा, तो 5 3 ज़ा 15 हुआ ये आपका, सो दिस इज 29, सो ये डायरेक्ट आपका आएगा 14/29 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, बस इसको ध्यान से समझना है आपको, ये 30% क्या है, 25% क्या है और 40% क्या है। तो ये था क्वेश्चन 7, चलिए करते हैं क्वेश्चन 8। तो अब करते हैं क्वेश्चन 8, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्या कह रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1, what is the probability that the value of the determinant is positive? Assume that the individual entries of the determinants are chosen independently and each value being assumed with the probability 1/2. Independently का मतलब क्या है कि ऐसा भी एक ऑर्डर हो सकता है जिसमें सारी जीरोज हों या सारे 1 हों, ऐसा भी ऑर्डर हो सकता है। तो वी नो दैट सेकेंड ऑर्डर के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड ऑर्डर, यानी कि 2/2 ऑर्डर। 2/2 का मतलब नंबर ऑफ रोज भी 2 एंड कॉलम भी 2, तो वो कितने होते हैं, 4 होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और अब पॉसिबल क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं, देखो, या तो क्या हो, सब 0 हो, ठीक है, या फिर सब 1 हो, या फिर यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 0 हो, ठीक है, या फिर 0 1 0 0, तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। नाउ हाउ कैन वी अज्यूम कि कितने हो सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो कितनी हो सकती है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 ऑर्डर है और एक के अंदर कितने एलिमेंट है, 4, तो 2 की पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 टोटल, इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स आउटकम्स टोटल बन सकती हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये आपके पास आ गई। नाउ व्हाट आर फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल में उन्होंने क्या बोला है कि उनका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो पॉजिटिव कहाँ आ सकता है, यहाँ एक चीज याद रखना, पॉजिटिव डजंट मीन, ये मैं नोट डाल देती हूँ यहाँ पर, पॉजिटिव डज नॉट मीन 0, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, ये मैं आपके लिए नोट डाल रही हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट का देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इसको, तो 0 - 0 0, नो दिस इज नॉट कंसिडर्ड इन पॉजिटिव। यहाँ देखो 1 - 1 0, ये नहीं कंसिडर करेंगे, 1 - 0 इज पॉजिटिव, 0 - 1 इज -1, वो नहीं आएगा। सो पॉजिटिव डिटर्मिनेंट्स किन किन का आ सकता है, पॉजिटिव डिटर्मिनेंट्स देखो किस किस का आ सकता है, जब यहाँ पर 1 हो, है ना, और या यहाँ पर 0 हो, 1 - 0, ठीक है, इसका पॉजिटिव आ सकता है, या फिर यहाँ पर 1 1 हो, यहाँ पर 0 1 हो, ताकि 1 × 1 -0, फिर से वो 1 आएगा पॉजिटिव, या फिर यहाँ 1 1 हो, यहाँ 1 और यहाँ 0 हो, अगेन 1 - 0, तो इन्हीं सब का पॉजिटिव आ रहा है। देखो और किसी कॉम्बिनेशन का पॉजिटिव नहीं आ पाएगा, क्यों, कंडीशन इज यहाँ पर हमारा 1 1 होना जरूरी है, अगर यहाँ 0 0 हो जाएगा वो तो नेगेटिव ही आएगा ना हमारा डिटर्मिनेंट, राइट। तो ऐसे निकालते ना, ए बी माइनस सी डी, इस तरीके से करके, सॉरी ए बी सी डी होता है ना, ए डी माइनस सी डी, ऐसे करके निकालते हैं। तो यहाँ पे 1 1 होगा और यहाँ पर 1 से कम बने मल्टीप्लाई, तो यही पॉसिबिलिटीज आ रही है ना, तो कितनी आ रही है पॉसिबिलिटीज, 3 आ रही हैं। सो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटीज दैट वी गेट अ पॉजिटिव डिटर्मिनेंट इज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन 9, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैसे करना देखो, एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सबसिस्टम्स, सिस्टम ए एंड बी, and from the previous testing procedures the following probabilities are assumed to be known। अगर probability जो है ये एक अकेला फेल होता है, नहीं A फेल होता है दैट इज 0.2, B फेल अकेला होता है तो 0.15 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल वो कितना हो गया आपका 0.15 हो गया। ठीक है, आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटीज कि प्रोबेबिलिटी ए फेल एंड
ओवर बी हैज फेल्ड, यानी कि ये आपको क्या हो गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी ना कि बी ऑलरेडी फेल हो चुका है, उसके बाद ए फेल होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी। ठीक है, अब इस सब चीजों को पहले आप एक वेन डायग्राम से समझो। मान लो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए फेल्स, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी फेल्स, this is the probability that A fails, this is the probability that B fails and this is the probability that both fails। ठीक है, अब अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, इस पोर्शन की, ये वाले पोर्शन की, ठीक है, ये क्या होगा कि A fails alone, A fails alone, अकेला A फेल हो रहा है। ठीक है, और ये पूरा क्या है, ए फेल्स। ए फेल्स का मतलब क्या हुआ कि बी भी फेल हो सकता है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वाला जो पोर्शन हुआ ना, ये वाला पोर्शन जो हुआ, ये ब्लैक पोर्शन, सिर्फ ये क्या बता रहा है, ए फेल्स अलॉन, ये बता रहा है। ऐसे सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन होगा, ये क्या बताएगा, बी फेल्स अलॉन, है ना, बी फेल्स अलॉन, ये आएगा इसका मतलब, राइट। तो इन सब चीजों को हम कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं कि ए फेल्स, ए फेल्स हो गई पूरा का पूरा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं ए फेल्स, सॉरी, ए फेल्स अलॉन। ए फेल्स अलॉन का मतलब आप ये ब्लैक पोर्शन कैसे लिख सकते हो कि ए फेल्स यानी कि रेड पोर्शन माइनस दिस पोर्शन, कि दोनों एक साथ फेल होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम। ठीक है, अकेला फेल हो रहा है ब्लैक पोर्शन इज इक्वल टू ए फेल्स माइनस इनका इंटरसेक्शन फेल। ठीक है, तो जैसे हमने ये समझ लिया, हम क्या कर सकते हैं, हम पहले बी पार्ट ही निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट ए फेल्स अलॉन। ए फेल्स अलॉन का मतलब ये ब्लैक पोर्शन, ब्लैक पोर्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये रेड पूरा का पूरा, दैट इज ए फेल्स, प्रोबेबिलिटी दैट ए फेल्स माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी फेल। तो ए एंड के लिए क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये आपको दे रखी है, दैट इज 0.2 और ये है आपकी माइनस 0.15। तो 0.2 को 0.20 भी लिख सकते हैं, ये आ गया आपका 0.05। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए फेल्स अलॉन। ठीक है, ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट। अब इसका फर्स्ट पार्ट निकालो। फर्स्ट पार्ट में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स व्हेन बी हैज फेल्ड, जो बी ऑलरेडी फेल्ड हो चुका है, तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कि वो फेल हुए हैं, डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते थे ना हम, तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट बी फेल्स, सॉरी यहाँ पे आएगा सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल। ठीक है, जो बी फेल हुआ है ये लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसकी इंटरसेक्शन आपको ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज 0.15। अब बी फेल आपको निकालना है, तो बी फेल हम कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से निकालें कि प्रोबेबिलिटी दैट बी फेल्स अलॉन equals to probability that B fails minus probability that both fail। तो B fail alone कितनी है, 0.15 है। probability of B fails तो हमें निकालनी है, this is again 0.15 माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। probability that B fails इसका आ गया आपका 0.30। ठीक है, तो ये हो गया probability of B फेल्स। अब इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, 0.15 के नीचे क्या आ जाएगा, 0.30, कैंसिल होके 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th क्या कह रहा है, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, बैग 2 कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 1 ball is transferred from bag 1 to bag 2, then a ball is drawn from bag 2, the ball so drawn is found to be red in color, find the probability that the transferred ball is black। this is important one, ध्यान से करेंगे, देखेंगे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये बैग 1 है,
ये बैक 2 है, ठीक है। इसके अंदर 3 रेड है, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, और इसके अंदर 4 रेड है एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक तो बतानी है ड्रॉ द बॉल इज सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, जो हमने बॉल को ड्रॉ किया है वो रेड निकल के आई है, एंड क्या प्रोबेबिलिटी है कि ट्रांसफर बॉल ब्लैक होगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इवेंट E1 मानते हैं कि सबसे पहले ट्रांसफर्ड बॉल इज, पहली क्या है, रेड, एंड E2 इज द इवेंट दैट ट्रांसफर्ड बॉल जो है वो फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में जो हमने डाली है वो कितनी है, ब्लैक है। और ए इवेंट क्या बन जाएगा कि बॉल ड्रॉन इज रेड, बॉल ड्रॉन इज रेड। तो हमें निकालना क्या है, हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशंस हैं कि हमने जो निकाली वो रेड बॉल निकाली और जो ट्रांसफर हुई थी वो ब्लैक हुई थी। तो दो कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे बेस थ्योरम लगने वाली है। बेस थ्योरम में क्या लगेगा कि प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक एंड ड्रॉन बॉल इज रेड, ये आ गया। अब इसका फॉर्मूला लिख दो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, ठीक है। नाउ अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। वट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि ट्रांसफर्ड बॉल जो है वो रेड है। तो रेड यहाँ पर कितनी है, 3 ट्रांसफर हो सकती हैं, टोटल कितने में से, 7 में से ट्रैवल हो सकती हैं। तो ये हो गया आपका क्या, फेवरेबल डिवाइड में टोटल, ठीक है। नंबर 2, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, तो ब्लैक कितनी ट्रांसफर हो सकती हैं, 4, टोटल कितनी है, 7। तो ये आ गया आपका ये, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि प्रोबेबिलिटी कि जो ट्रांसफर्ड बॉल है वो रेड हुई है, ठीक है, फर्स्ट वाले में से। ओके, तो ध्यान से देखना अब क्या है, अब जो ट्रांसफर्ड हुई है इसमें से वो हुई है रेड, ठीक है, और हम निकाल किस में से रहे हैं, और वो निकाल रहे हैं हम जो रेड निकाल रहे हैं। तो जो ट्रांसफर हो गई यहाँ पर ट्रांसफर हुई है, तो अब 3 में से एक यहाँ चली गई, यहाँ कितनी होगी टोटल, 5, कितनी होगी टोटल, 5। तो अब जब ट्रांसफर होके इधर आई है तो यहाँ पर कितनी होगी, 5 बॉल्स हो गई रेड, तो फेवरेबल 5, और यहाँ पे एक और आ गई है तो यहाँ पर 5 + 5 कितनी हो गई, 10 टोटल हो गई। तो ये आ गया आपका 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल हम निकाल रहे हैं जब ट्रांसफर्ड बॉल आपकी ब्लैक है, तो रेड बॉल हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो रेड बॉल कितनी है, अगर हमने ट्रांसफर ब्लैक करी है, ट्रांसफर ब्लैक करी तो रेड कितनी रही, 4 ही रही, और ब्लैक ट्रांसफर कर दिए तो यहाँ पर ब्लैक कितनी हो गई, 6, तो 4 + 6 टोटल हो गई 10, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2/5। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 by A is, this is E2 is 4/7 इंटू A/E2 is 2/5, यहाँ पे आ जाएगा 3/7 इंटू 1/2 प्लस 4/7 इंटू 2/5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 2 ज़ा 8/35, ये हो जाएगा 3/14 प्लस 8/35, तो ये हो जाएगा 8/35। नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 70 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 14 5 ज़ा 70 एंड 5 3 ज़ा 15, 35 2 ज़ा 70 एंड 8 2 ज़ा 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/35 इंटू 70/31, तो इसको कैंसिल किया 2, ये आ जाएगा 8 2 ज़ा 16, नीचे आ जाएगा 31, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो अब क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। If A and B are two events such that probability of A is not equal to 0 and probability of B by A equals to 1, then ये क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है probability of B by A 1 है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगा दो, probability of B by A क्या होता है, probability of B intersection A डिवाइड में probability of A equals to 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज probability of B intersection A equals to probability of A। मतलब क्या है कि अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझो या फिर कभी भी ऐसे समझ लो कि मान लो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी
इनके इंटरसेक्शन के इक्वल आ रही है, तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी यानी कि मान लो इसका 1 2 है, तो बी का हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है बी इंटरसेक्शन ए भी क्या होगा, 1 2 ही होगा, तभी दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। दैट मीन्स कि बी जो है वो कुछ भी हो सकता है और सारे के सारे एलिमेंट्स ए के बी के अंदर होंगे, और दैट इम्प्लाइज जो ए है वो बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ये तो हमें पता ही है कि कभी भी ए अगर इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी के, दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब इसका 12th पार्ट क्या कह रहा है कि इफ probability of A by B is greater than probability of A, then which of the following is correct। ठीक है, इसमें कौन सा करेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आपको दे रखा है ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसी को ही ओपन कर लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ए को नीचे ले आऊँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये नीचे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, है ना, नीचे ए आ रहा है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, ये वाला, लेस देन, नो, ग्रेटर है, नो, नो, ये ग्रेटर वाला आ रहा है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 12। 13th क्या कह रहा है, सो अब क्वेश्चन 13 देखो, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी मतलब कि इंटरसेक्शन वो इसके इक्वल है, देन ये क्या होगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। सो दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे ले जाती हूँ, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का, क्योंकि नीचे बी है ना इसलिए। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।